The Fasna Pakka Hai series is hands down the best question answer series you can get for humanities students. फंसना पक्का है इज अ लाइफ सेवर। हर सवाल का जवाब फंसना पक्का है, ये नहीं देखा तो क्या देखा। स्वागत है ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 क्वेश्चन आंसर सीरीज इस में। चैप्टर के हर एक क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करने के लिए, पूरा रिवीजन करने के लिए सिर्फ एक वीडियो काफी होगी और वो वीडियो होगी ये वाली। तो सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, हमारी लेजेंडरी फंसना पक्का है सीरीज, जिससे क्वेश्चन आंसर फंसना पक्का है। सजेस्ट द चेंजेस दैट एन इकोनॉमी अंडरगोज व्हिच अफेक्ट लैंड यूजेस इन इंडिया। लैंड यूजेस किन चेंजेस से इंपैक्ट हुए हैं हमारी इकोनॉमी के, किन एक्टिविटीज से लैंड यूजेज पे इंपैक्ट पड़ा है। कैसे भी घुमा फिरा के अगर लैंड यूजेज के इंपैक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको वो सारी चीजें लिख के आनी पड़ेंगी। सबसे पहले लैंड यूजेज जो हमारा किसी भी रीजन का होता है वो लार्ज एक्सटेंट पे किस चीज से इंफ्लुएंस होता है, बाय द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वही चीज जो क्वेश्चन ने बता दी थी, लेकिन हमने एक इंट्रोडक्शन बनाया। हमने बताया कि लैंड यूजेज जो होता है वो वहां पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही हैं उनसे इन्फ्लुएंस्ड होता है। एंड जैसे जैसे इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं वैसे वैसे लैंड यूजेज भी इंपैक्ट होता है और चेंज करता है। सबसे पहले साइज ऑफ इकोनॉमी, मतलब क्या, जैसे जैसे साइज ऑफ इकोनॉमी चेंज होगी। अब मान लेते हैं हमारा, अब कैसे हम इसको देखेंगे, हम सारे जो गुड्स एंड सर्विसेज के जो वैल्यू है उसको हम मेजर करेंगे, और जैसे जैसे हमारा इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ग्रो करेगा, हमें लैंड यूजेज पे क्या देखने को मिलेगा, हमें लैंड यूजेज पे एक प्रेशर देखने को मिलेगा। तो वही चीज जैसे जैसे इट ग्रोज ओवर टाइम, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, इनकम लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, एंड इन सारे फैक्टर्स और बाकी फैक्टर्स के कारण हमारा प्रोडक्शन जो होता है वो बढ़ रहा होता है यूजुअली, एंड हेंस लैंड पे जो हमारा प्रेशर है इट विल राइज विद टाइम। एंड मार्जिनल लैंड्स जो हैं, जो पहले यूज नहीं हो रहे थे, वो लैंड जो कंपैरेटिवली कम क्वालिटी के हैं, जिनको हम पहले यूज नहीं कर रहे थे, अब उनको भी हमें अंडर कल्टीवेशन लेके आना पड़ेगा, अंडर यूजेज लेके आना पड़ेगा, बेसिकली ड्यू टू द प्रेशर ऑन लैंड। द कॉम्पोजिशन ऑफ द इकोनॉमी, अब ये अलग अलग जो सेक्टर्स वाली बातें वो हमने पिछले चैप्टर में ज्यादा करी थी, लेकिन इसका इंपैक्ट हमारे लैंड पे भी पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे हमारा इकोनॉमी का जो कॉम्पोजिशन है कि भाई पहले सिर्फ प्राइमरी सेक्शन ज्यादा था, लेकिन अब सेकेंडरी और टर्शरी भी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स हमारे इंडिया में ग्रो करना चालू हुए, जो कि काफी फास्ट पेस से बढ़ भी रहे थे, तो उससे भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे इंपैक्ट पड़ता है। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे जो इन्हीं डिटेल्स के बारे में पूछ रहा हो कि बताओ कि क्या चेंजेस हमारे इकोनॉमी में आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले लिख के आ सकते हो कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स जो है वो जनरली एट अ मच फास्टर रेट ग्रो करते हैं एज कंपेयर टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। यूजुअली हमारे डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया है, उसमें हमें ये चीज बहुत मेनली देखने को मिल रही होती है, जिसके कारण अब लैंड जो हमारे यहाँ का है वो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए नहीं बल्कि बाकी सेक्टर में इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए यूज किया जाएगा। हमारे नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए लैंड को अब यूज किया जा रहा होगा। तो ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप एक्सप्लेन करके आएंगे। आप देखोगे कि मेनली जो हमारे लार्ज अर्बन एरियाज होते हैं वहां पे हमें ये चेंज मेनली देखने को मिलता है। एंड एग्रीकल्चर जो लैंड पहले मेनली एग्रीकल्चर के लिए भी यूज किया जा रहा था, अब वो बिल्डिंग पर्पसेस के लिए, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज को हेल्प करने में यूज किया जा रहा होगा। कंटिन्यूड प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, इसकी आप हेडिंग बना सकते हो। और एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मेंशन आप करके आना है यहाँ पे कि डेवलपिंग कंट्रीज में वो पॉपुलेशन जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंडेंट है उसका नंबर काफी स्लोअर रिड्यूस होगा एज कंपेयर टू द डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर का। जो प्राइमरी सेक्टर का हमारा जीडीपी का शेयर है वो तो बहुत जल्दी से गिर जाएगा, लेकिन पीपल डिपेंडेंट ऑन इट विल रिड्यूस स्लोली। एंड ये पॉइंट भी एक्सप्लेन करके आना कि जो नंबर ऑफ पीपल दैट द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज टू फीड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एट अ वेरी फास्ट पेस। बेसिकली लैंड पे प्रेशर जो है वो काफी बढ़ रहा है। अगला एक अलग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। सीपीआर के फीचर्स आपको बताना है। एक बहुत बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा, बस एक बार इसको अच्छे से सुन लो। अब सबसे पहले तो ये कौन से लैंड है, लैंड को हम ओनरशिप के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड
ओनरशिप के बेसिस पे या तो प्राइवेट लैंड हो सकता है या फिर ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस हो सकते हैं, जिनमें बेसिकली जो सोसाइटी के लोग हैं वो अपना यूज कर रहे हैं उस लैंड का। तो कॉमन जो लैंड है उसको हम बोलते हैं सीपीआर, एंड ओन्ड बाय द स्टेट ये होते हैं कम्युनिटी के यूज के लिए। अब ये तो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट बना दिया, अब आता है सीपीआर्स के फीचर्स। तो सीपीआर्स हमारे रूरल पीपल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे विलेजर्स हो गए, मेनली हमारे पुअर फैमिलीज। क्या पता हीज जो लोग हैं उनके पास तो है प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेकिन जो पुअर सेक्शंस हैं हमारे विलेजेस के लिए, उनके लिए सीपीआर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है? सीपीआर्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये लाइफ स्टॉक के लिए फॉडर, जैसे कि हमारे काउस, बफेलोज, गोट्स हो गए, इनके लिए खाना यही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हमारे जो पुअर सेक्शंस हैं वो इन सीपीआर्स का यूज करते हैं वुड कलेक्शन के लिए, जो कि कुकिंग और हीटिंग के लिए काम आता है। माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि हमारे फ्रूट्स, नट्स, फाइबर, ग्रासेस, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, वो इन लोगों को सीपीआर से, हमारे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज से मिल रहे होते हैं। एंड डेली नीड्स के जो सामान है कई बार उसके लिए भी लोग इन एरियाज पे जाते हैं। कई बार उस एरियाज से जो प्रोडक्ट्स ये लोग निकालते हैं वो मार्केट में बेच रहे होते हैं अपनी अर्निंग के लिए। तो बेसिकली रूरल एरियाज में जो सीपीआर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों की इकोनॉमी के लिए, हमारे रूरल इकोनॉमी के लिए, लोगों के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। एंड ये मार्केट्स पे जो डिपेंडेंस है इन लोगों की उसको भी रिड्यूस करते हैं, क्योंकि इन एरियाज से वो लोग अपने गुड्स वगैरह को ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर आपने हमारे द ट्विन ब्रोस के प्रीमियम नोट्स से पढ़ाई करी है तो प्लीज एक छोटा सा रिव्यू कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। एंड अगर आपने नहीं देखे हैं आज तक हमारे प्रीमियम नोट तो एक बार कमेंट पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कितने ज्यादा प्रीमियम है। अगर आप द ट्विन ब्रोस के प्रीमियम नोट्स लेना चाहते हैं कमेंट में रिव्यू मिलेगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, हमारे द twinbros.in वेबसाइट में ही आपको मिल जाएंगे। एंड जो हमारी वीडियोस हैं इनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए ज्योग्राफी का, बाकी सब्जेक्ट्स का, तो वो पीडीएफ आपको अगेन हमारी वेबसाइट twinbros.in पे मिलेगा। अगेन हमारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलो अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, लैंड इज अ क्रूशियल रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर लाइवलीहुड। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ, एक्सप्लेन करो कि हमारे प्राइमरी सेक्टर के लिए जो प्राइमरी सेक्टर के लिए जो लैंड है वो इतना ज्यादा वैल्यूएबल क्यों है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। व्हाई इज लैंड रिसोर्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर देन सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज, एक्सप्लेन द 3 रीजंस। अब ऐसा नहीं है कि कोई सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी कर रहा है तो आपको लैंड नहीं चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा तो एक जमीन के ऊपर घर बनाए उसी पे रहा हूं ना, लेकिन स्टिल आपको एक्सप्लेन करना है कि प्राइमरी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो लैंड आर मोर क्रूशियल फॉर द लाइवलीहुड पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। पहले आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट बना दिया, आपने लिख दिया कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम रीजंस को यहाँ पे देख रहे होंगे। एग्रीकल्चर जो है मतलब हमारे जो प्राइमरी सेक्टर की जो एक्टिविटी है वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट है लैंड के ऊपर एज कंपेयर टू सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज। ये लैंड मेरे लिए जरूरी है लेकिन मेरा आउटपुट इस पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चर में पूरा का पूरा जो आउटपुट होता है एज कंपेयर टू बाकी सेक्टर्स वो ज्यादा डिपेंडेंट होता है लैंड के ऊपर। एंड हेंस अगर आपके पास लैक ऑफ एक्सेस टू लैंड है तो आपके पास पॉवर्टी भी होगी रूरल एरियाज में। ये पहला पॉइंट आपने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा पॉइंट वही, क्वालिटी ऑफ लैंड जो है वो इंपैक्ट करता है एग्रीकल्चर को। मेरे लिए बंजर जमीन भी वैसी ही है जैसी एक फर्टाइल जमीन है अगर मुझे टीचिंग करना है उसके ऊपर तो, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए ये बात सेम नहीं है। हेंस एग्रीकल्चर हमारा जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती है उनको क्वालिटी ऑफ लैंड भी बहुत ज्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी को इंपैक्ट करता है। ये पॉइंट आप अपने वर्ड्स में लिख के आएंगे रूरल एरियाज में। अब ये सब तो एक बातें हो गई, प्रोडक्टिविटी के लिए चाहिए उसके लिए चाहिए, लेकिन एक सोशल स्टेटस का भी सिंबल होता है हमारा जो लैंड होता है। तो इस पॉइंट में अगर आप देखोगे तो एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है सोशल इंपॉर्टेंस होती है। ऊपर से सोशल स्टेटस तो ठीक है लेकिन इसके अलावा क्रेडिट के लिए एज अ सिक्योरिटी कि भैया आप हमको लोन दे रहे हो उसके बदले में आप हमारा लैंड अभी के लिए रख लो, ये भी एक चीज होती है। नेचर हैजार्ड से
लाइफ कंटिजेंसी से, कोई नेचुरल हैजार्ड आ गया, कोई भी प्रॉब्लम, कंटिजेंसी मतलब कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई लाइफ की, किसी की हेल्थ को प्रॉब्लम आ गया, फिर कुछ भी आ गया, तो ये जो लैंड रिसोर्स है वो आपको हेल्प करेगा इनसे टाइड ओवर करने के लिए। एंड हेंस जो लैंड है वो इन लोगों के लिए ज्यादा एक इंपॉर्टेंट वो होता है। ये सारे फैक्टर्स थे जो हमने देखे कि कैसे रूरल एरियाज हो गए जो मेनली हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उनके लिए लैंड रिसोर्स एक मेजर रिसोर्स है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको द ट्विन ब्रोस के प्रीमियम नोट्स चाहिए या फिर आपको चाहिए हमारी लेजेंडरी फसना पक्का है के पीडीएफ जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यूज उनके बोर्ड स्टाइल में आंसर्स मिल जाएंगे, ये दोनों चीजें आपको मिल जाएगी हर एक ह्यूमैनिटीज के मेजर सब्जेक्ट के लिए हमारे thetwinbros.in पे या फिर हमारे एप्लीकेशन से इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। Why is increasing cropping intensity considered desirable for Indian agriculture? Explain any 3 reasons कि हम इंटेंसिटी को क्यों बढ़ाना चाहते हैं या फिर क्यों बढ़ा रहे हैं, उसके क्या पॉजिटिव्स हैं। सबसे पहले इससे क्या होगा, अब एक तरीका है कि एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए आप एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ाते चले जाओ, लेकिन दूसरा तरीका है वहां पे इंटेंसिटी बढ़ाने का। तो वही चीज बताई हुई है कि एक एफिशिएंट यूज ऑफ लिमिटेड लैंड है कि भाई हमारे पास अंधाधुंध लैंड तो है नहीं कि कितना भी बढ़ाते चले जाएंगे, हमारे को लिमिटेड जो लैंड रिसोर्सेस है उसमें इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम हमारे जो अवेलेबल कल्टिवेबल लैंड है उस पे जो प्रेशर है उससे डील कर सके, जितने सारे लोगों को हमें फीड करना है हम उसी लैंड से फीड कर सकें। दूसरी चीज है कि ये भी होती है ना कि बढ़ाते ही चले जाओगे क्या, ये बढ़ाने वाला सिस्टम थोड़ा गड़बड़ सिस्टम है, सुन के ही समझ में आ रहा है। तो जब आप इंस्टेड ऑफ एरिया बढ़ाने की जगह इंटेंसिटी बढ़ाते हो, ज्यादा आउटपुट जनरेट करते हो, तो आप एक ही एरिया से जब वन से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो एक सिंगुलर पर्टिकुलर ईयर में, तो आप वहां पे एफिशिएंटली प्रोडक्शन कर रहे हो, एग्रीकल्चरल एरिया बढ़ाए बिना भी वहां से आप ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हो। थर्ड पॉइंट में उसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब आप हायर क्रॉपिंग इंटेंसिटी रखते हो तो आप मल्टीपल हार्वेस्ट कर पा रहे होते हो एंड हेंस आपकी जो फूड रिक्वायरमेंट्स हैं ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन उसको आप फुलफिल कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट में समझाया गया कि हम कैसे कर सकते हैं, जब हम बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करते हैं, जब हम हमारे इरिगेशन फैसिलिटीज है उनको इंप्रूव करते हैं, फर्टिलाइजर्स और HYV सीड्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो हमारे जो फार्मर्स है वो ज्यादा इंटेंसिटी से कल्टीवेशन कर सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिविटी उनके लैंड की हो जाती है एंड हेंस इट मेक्स एग्रीकल्चर इकोनॉमिकली वायबल। वो ज्यादा प्रोडक्शन भी करते हैं, उनको बेनिफिट भी ज्यादा होता है, प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, बेसिकली हमें फायदे देखने को मिलते हैं। देयर आर 3 distinct crop seasons in northern and interior parts of the country explained with examples, या फिर explain with examples the different cropping seasons in India। तो 3 खारिफ, रबी और ज़ैद की हम बात करेंगे, तीनों का इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है। अब यहां से जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये वाला टॉपिक, अगला वाला टॉपिक जहां पे हम मल्टीपल क्रॉप्स की बात करेंगे, ये पूरा रट्टा मारने वाला टॉपिक है एंड हाईली रिकमेंडेड। इसको आप अच्छे से सुने, चाहे तो छोटे छोटे फ्लो चार्ट बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये आप भूलोगे, ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा। इस वीडियो को मल्टीपल बार भी देख सकते हो ताकि ये बार बार दिमाग में घुसे। सबसे पहला हेडिंग बना दी खारिफ सीजन और याद रख लिया जून टू सितंबर। ऑब्वियसली भूलोगे बट सुन लो और आगे बढ़ो, रिवाइज कर लेना। अब खारिफ क्रॉप्स क्या होते हैं जो हम रेनी सीजन्स में उगाते हैं, इनकी सोइंग कब हम सो करते हैं सीड्स को, इनमें सोइंग स्टार्ट होती है ऑन द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, जून जुलाई के महीनों में। ऑनसेट मतलब इन द स्टार्ट ऑफ मॉनसून, जून जुलाई में, एंड हार्वेस्टिंग होती है सितंबर अक्टूबर में। ये जो क्रॉप्स होते हैं ऑब्वियसली रेनी सीजन तो ज्यादा पानी इनको लगेगा, रेनफॉल इनको ज्यादा चाहिए होता है, जिसमें आते हैं राइस, मेज, कॉटन, ज्वार, बाजरा। तो ये मेन क्रॉप्स आपको याद रखना ही पड़ेगा। जब सिर्फ खारिफ का क्वेश्चन आएगा और आप इनकी डिटेल्स भूलोगे तो नहीं बना पाओगे आंसर। ये सारी डिटेल्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए और रीजन से याद रखोगे, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया में मेनली ये चीजें उगती हुई हमें देखने को मिलती हैं। अब अगला आ गया हमारा राबी सीजन, मंथ्स अक्टूबर मार्च, अक्टूबर से मार्च। राबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन द
विंटर सीजन, तो उसको याद रख लेना रेनी, इसको याद रख लेना विंटर। सोइंग होती है अक्टूबर टू नवंबर एंड हार्वेस्टिंग होती है मार्च टू अप्रैल। यहाँ के जो क्रॉप्स हैं, अब ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट बड़ा ऑब्वियस है इसमें भी और उस वाले उसमें भी, कि कूल क्लाइमेट इनको चाहिए होता है बिगिनिंग में, और जब हमारा हार्वेस्टिंग सीजन आता है तो एट द एंड हमें वार्म क्लाइमेट इन क्रॉप्स को चाहिए होता है। आगे बढ़ने के पहले ये जो कचड़ा कबाड़ा हो गया, इससे मुझे याद आया कि वीडियो को लाइक कर दे ताकि यूट्यूब को पता चले और हमको भी पता चले कि वीडियो अच्छी है। एंड अगर आपको जेन्युइनली अच्छी लग रही है या फिर आपको कोई सजेशन देना है, आपको कोई वीडियो रिकमेंड करना है, कुछ भी आपको करना है, तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। कोई डाउट आपको पूछना है तो कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड आई डेफिनेटली रीड इट। अब मेन क्रॉप्स क्या है इसके, किसके, हमारे राबी सीजन के, व्हीट, बार्ले, ग्राम एंड मस्टर्ड। इनके लिए इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स के लिए। जैद सीजन अप्रैल टू जून। जैद क्रॉप्स कब उगते हैं, जो शॉर्ट सीजन होता है बिटवीन राबी एंड खारिफ, उसमें उगते हैं ये वाले क्रॉप्स। सोइंग इज डन इन मार्च एंड हार्वेस्टिंग डन इन जून एंड दीज क्रॉप्स नीड इरिगेशन एंड अ वार्मर क्लाइमेट। मेन क्रॉप्स इस सीजन के कौन से होते हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर एंड वेजिटेबल्स। वी हेट क्यूकम्बर, वी हेट भाई आई हेट क्यूकम्बर्स, मतलब क्या है ये, टेस्टलेस, सेंसलेस, क्या है ये? कमेंट में भाई लेट्स हेट क्यूकम्बर प्लीज भाई, मजा आ जाएगा, मेरे को दिल को संतुष्टि हो जाएगी अगर वी कैन ऑल हेट क्यूकम्बर्स। तो ये है हमारे मेन क्रॉप्स एंड मोस्टली ग्रोन इन एरियाज विथ गुड इरिगेशन, इसको आप याद रखेंगे। एक्सप्लेन, मैंने बोला ना कि अब जो आएगा हमारा पूरा टॉपिक थोड़ा सा रट्टा मारने आएगा, बस ये वाला एक क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा कम है रट्टा मारने का, इसके बाद तो और ज्यादा रट्टा मारना पड़ेगा। बट एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग ऑन द बेसिस ऑफ मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर फॉर क्रॉप्स, या फिर एक बेसिक क्वेश्चन है रेनफेड और इरिगेटेड काइंड ऑफ फार्मिंग को एक्सप्लेन करो। तो जो भी क्वेश्चन आएगा पहले ये इंट्रोडक्शन तो लिख ही देना कि ऑन द बेसिस ऑफ मेन सोर्स फॉर मॉइस्चर ऑफ क्रॉप्स हम क्या करते हैं, दो क्लासिफिकेशन करते हैं, एक इरिगेटेड क्रॉप्स हो गए हमारे और एक रेन फेड हो गए जिसके लिए टर्म है बरानी। तो पहले इरिगेटेड के हम आंसर देखेंगे, फिर रेन फेड का आंसर देखेंगे। इरिगेटेड में अब हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं, फ्लोचार्ट आप बना सकते हैं इनटू प्रोटेक्टिव इरिगेशन एंड प्रोडक्टिव इरिगेशन। इसका खुद का क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। इरिगेटेड में आ गए प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव। प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होता है, क्रॉप्स को नाम से ही याद रखा जाएगा ना कि क्रॉप्स को सेव करने की कोशिश हो रही है, कि लैक ऑफ वाटर नहीं होना चाहिए, अबंडेंट वाटर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लैक ऑफ वाटर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, हम उन एरियाज में करेंगे जहां पे लेस रेनफॉल का रिस्क हो सकता है, तो लेस रेनफॉल से क्रॉप्स को बचाने के लिए इसको मेनली हम करते हैं। एंड इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली रेनफॉल को सप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो वाटर जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया में दिया जाएगा, बहुत ज्यादा पानी नहीं दिया जा रहा है लेकिन बड़े एरिया में दिया जा रहा है, बट स्मॉल क्वांटिटीज में कोशिश है उनको प्रोटेक्ट करने की। अब हमारा जो अगला है, इसके लिए याद रखना ये डॉट प्रोन एरियाज में किया जाता है क्रॉप्स को बचाने के लिए, लेकिन प्रोडक्टिव इरिगेशन है, इसका नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट याद रख लेना, प्रोडक्शन बढ़ाने की इसमें कोशिश है एंड इसमें इनफ सॉइल मॉइस्चर देने की कोशिश होती है प्रॉपर होल क्रॉपिंग सीजन में, ताकि क्रॉप्स को इनफ मॉइस्चर मिले। इसमें ऑब्वियसली हम ज्यादा पानी प्रोवाइड करते हैं पर यूनिट ऑफ लैंड एज कंपेयर टू द प्रोडक्टिव टाइप, एंड इसके थ्रू हम हायर यील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी हम एरिया की बढ़ा देते हैं एंड इसमें काफी कंपैरेटिवली ज्यादा पानी यूज होता है। अब आ गया हमारा अगला, रेन फेड या फिर बरानी फार्मिंग। इसको भी हम टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला है हमारा ड्राईलैंड फार्मिंग, दूसरा है हमारा वेटलैंड फार्मिंग। तो अब देखो उसमें हमने दो देख लिए, प्रोडक्टिव। अब रेन फेड में पहला है ड्राईलैंड, ये वो एरिया में होगा, अब ये रेन फेड है जो बारिश से हो रहा है। ड्राईलैंड जहां पे 75 से कम बारिश होगी वहां पे है ड्राईलैंड फार्मिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इरिगेशन के लिए सिस्टम्स हमारे पास नहीं है, यहाँ पे तो पानी भी नहीं गिर रहा है, इरिगेशन भी नहीं है, तो क्या करेंगे, हम ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को उगाएंगे जिनको कम पानी ही लगता है, जैसे कि रागी, बाजरा, मूंग, इनको हम उगाते हैं। एंड कम पानी लग रहा है लेकिन पानी तो चाहिए ना, तो उसके लिए हम
मॉइस्चर रिटेन करने के लिए कंजर्वेटिव मेथड्स अडॉप्ट करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं। वेटलैंड फार्मिंग, जहां पे है पानी, अच्छी बारिश हो रही है, हाई रेनफॉल वाले एरियाज हमारे, एंड यहाँ की दिक्कत अलग है, यहाँ पे हो सकता है कि फ्लड आ जाए, यहाँ पे हो सकता है पानी के कारण सॉइल इरोजन हो जाए, लेकिन यहाँ पे क्रॉप्स कैसे उगाएंगे जिनको बहुत पानी चाहिए, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। जब भी पानी ज्यादा चाहिए की बात होगी तो राइस तो याद रख ही लेना, शुगर केन इसके एग्जाम्पल में लिख के आ जाना। अब डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर राइस, व्हीट एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। पूरा रट्टा वाला टॉपिक है, लेकिन अच्छे से सुनोगे, एक दो बार रिवाइज करोगे, याद हो जाएगा, डरना नहीं इससे। राइस की हम पूरा ज्योग्राफिकल कंडीशंस देख लेते हैं, कैसे एरियाज में कहां पे उगता है, कैसी कंडीशंस है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इंडिया का। राइस सबसे पहले तो याद रख लो, ये हमारे मेजर स्टेपल फूड है मेजॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए, हमारे डाइट का एक मेजर पार्ट है, ये होता है स्टेपल होने का मतलब। तो कहां वाले रीजन्स में, क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरियाज, ये एग्जैक्ट टर्म्स लिख के आना। ग्रोन फ्रॉम सी लेवल से लेके एल्टीट्यूड बताया गया है कि 2000 मीटर एल्टीट्यूड तक इसको उगाया जाता है। कहां पे, ह्यूमिड ईस्टर्न इंडिया हो गया हमारा, बट ऑल्सो इन ड्राई बट इरिगेटेड एरियाज। ड्राई एरियाज में भी उगाया जाता है, लेकिन पानी इसको ज्यादा चाहिए, तो ड्राई अगर एरिया है तो इरिगेटेड होना चाहिए, तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न राजस्थान, राइस को यहाँ पे इरिगेशन के साथ उगाया जाता है। सदर्न स्टेट्स में एंड वेस्ट बंगाल में भी उगाया जाता है। तो ये सारे नाम हैं। अब ऑब्वियसली इंडिया के बहुत सारे रीजन्स में इसको उगाया जाता है, इसलिए बहुत सारे नाम आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन बेसिक है, इसको आप याद रख सकते हैं। सदर्न स्टेट्स में, वेस्ट बंगाल में 2-3 क्रॉप्स ऑफ राइस आर ग्रोन इन अ सिंगल ईयर। वेस्ट बंगाल का इस एग्जाम्पल को याद रख लो, वेस्ट बंगाल के बारे में बताया हुआ है, ओस, अमन, बोरो। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हमारे राइस की क्रॉप्स हैं, राइस के टाइप्स हैं जो यहाँ पे उगाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में। हिमालयास और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में राइस इज ग्रोन एज अ खारिफ क्रॉप, ये आप लिख के आएंगे। एंड इंडिया का 1/4 जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है उसमें क्या उग रहा है? उसमें राइस ही उग रहा है। तो बेसिकली राइस हमारा एक मेजर कंट्रीब्यूटर है कल्टीवेटेड एरिया का। मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, एंड हाई यील्ड इन पंजाब एंड तमिलनाडु एंड हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एंड केरला हमें देखने को मिलता है। अब हम बढ़ेंगे वीट के ऊपर, सेम बातें वीट के लिए करेंगे। अब वीट हमारे यहाँ का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। फर्स्ट था राइस, सेकंड आ गया हमारा वीट। अब ये उग रहा है टेम्परेट जोन्स में, ये उग रहा है एज अ राबी क्रॉप विंटर सीजन में, एंड इसको भी हम अंडर इरिगेटेड कंडीशंस उगाने की कोशिश कर रहे हैं इन हिमालयन हाईलैंड्स एंड मालवा प्लेट्यू। याद रख लो, इसको अपने नोट्स में लिख सकते हो। वीट हेडिंग बनाई, लिख लिया, हिमालयन हाईलैंड्स एंड मालवा प्लेट्यू में इसको एज अ रेन फेड क्रॉप उगाया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे वो दिया कि भाई इसको हम कई जगहों पे इरिगेटेड कंडीशंस में उगाते हैं, लेकिन इन दो जगहों पे इनको एज रेन फेड क्रॉप उगाया जा रहा है। अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अबाउट 85% एरिया अंडर वीट जो है वो कहां पे है? इंडिया के नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में। बहुत सारे रीजन जैसे कि इंडो गैंगेटिक प्लेन, मालवा प्लेट्यू, हिमालयाज अप टू 2700 मीटर, इन रीजन्स में मेनली हमारा वीट का प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। एंड वीट अब वो 1/4, ये 14% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इज अंडर वीट। ये आप वीट के लिए याद रखेंगे। अब मेजर वीट्स इसके स्टेट्स कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। और हमें पंजाब और हरियाणा में बहुत हाई यील्ड देखने को मिलती है। नोट दिया हुआ है कि राइस का क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, वीट का क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, अभी हमने कंबाइंड में देख लिया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कंडीशन। सेम क्वेश्चन है लेकिन राइस वीट के बारे में नहीं पूछ रहा है, अब कॉटन के बारे में पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन हमें टी के बारे में मिलेगा, एक्सप्लेन द फाइबर क्रॉप कॉटन इन डिटेल। तो अब सबसे पहले कॉटन क्या है? एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, खारिफ सीजन में उगाया जाता है, मोस्टली ग्रोन इन सेमी एरिड एरियाज ऑफ इंडिया। सेमी एरिड मतलब जहां पे बारिश हो तो रही है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं हो रही है। नीड्स अ क्लियर
स्काई ड्यूरिंग द फ्लावरिंग स्टेज। एक पॉइंट आप लिख के आएंगे तो चेकर को समझ में आएगा, इसने पढ़ा है इस चीज को। तो कॉटन का ये लाइन याद रखिएगा। ग्रोज वेल अंडर इरिगेटेड कंडीशंस मेक्स कंप्लीट सेंस बोथ। अब देखो दो उसको याद रखना है, शॉर्ट स्टेपल जो है उसको भी हम उगा रहे हैं और लॉन्ग स्टेपल जो है उसको भी हम कॉटन के उगा रहे हैं। तो ये आप चाहें तो फ्लो चार्ट में लिख के आ सकते हैं। जो लॉन्ग स्टेपल कॉटन है ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में उगाया जा रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो चाइना के बाद कॉटन प्रोडक्शन में इंडिया सेकेंड रैंक करता है। इंडिया का जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है उसमें से 4.7% कॉटन कवर्ड है। हमने तीनों के याद रखे हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, एमसीक्यूज में भी एक क्वेश्चन आएंगे। एंड मेजर कॉटन ग्रोइंग एरियाज नॉर्थ वेस्ट में पंजाब, हरियाणा, नॉर्दर्न राजस्थान, वेस्ट में गुजरात एंड महाराष्ट्र, साउथ में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। यील्ड इज हाई इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन किया जाता है। यील्ड इज लो इन महाराष्ट्र क्योंकि यहाँ पे रेन फेड कंडीशन में उगाया जाता है। मेक्स कंप्लीट सेंस। अब आ गए हैं हम टी के ऊपर। टी का इज अ प्लांटेशन क्रॉप जिसको हम एज अ बेवरेज यूज करते हैं एंड इसके मेजर फीचर्स को हमें इस आंसर में एक्सप्लेन करना है। तो टी इज अ प्लांटेशन क्रॉप जिसको हम बेवरेज यूज करते हैं। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड बेवरेजेस इन इंडिया ऑब्वियसली। तो इसकी डिटेल्स हम देख लेते हैं। इट इज अ प्लांटेशन क्रॉप जिसको हम बेवरेज की तरह यूज करते हैं। ब्लैक टी बनती है फर्मेंटेड लीव से, ग्रीन टी बनती है अनफर्मेंटेड लीव से, बेस्ट टी बनती है जो मेरी दोस्त मुझे देती है रात के 12 के बाद। लेकिन अभी हम देख लेते हैं मेन टॉपिक, ये आप लिख सकते हैं। अब इनमें कैफीन एंड टेनिन होता है, ये आप डिटेल याद रख सकते हैं, एमसीक्यू में आ सकता है। ज्योग्राफिकल कंडीशंस इंडिजिनस टू द हिल्स ऑफ चाइना। चाइना में हमारी चाय की शुरुआत हुई थी एंड ग्रोन इन हिली एंड अंड्यूलेटिंग एरियाज। हिली रीजन, अंड्यूलेटिंग मतलब प्लेन्स में नहीं उगाए जाते हैं टी को उगाया जाता है हिली रीजन्स में या फिर थोड़ा सा स्लोपी रीजन में। तो अंड्यूलेटिंग मतलब वो होता है। इसके लिए हमें वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए ह्यूमिड या फिर सब ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस, इसके लिए हमें चाहिए सूटेबल फॉर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन टी प्लांटेशन जो है स्टार्टेड इन 1840s। पहली बार फर्स्ट ग्रोन इन ब्रह्मपुत्र वैली असम, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है आप याद रखेंगे। लेटर स्प्रेड टू हिमालयन सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार जैसे रीजन्स में हमारा ये टी प्लांटेशन काफी स्प्रेड हुआ। फिर नीलगिरी एंड कार्डमम हिल्स में भी लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे भी टी प्लांटेशन काफी ज्यादा ग्रो हुआ। मेजर स्टेट्स कौन से? असम, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। प्रोडक्शन एंड रैंक। अब ऑब्वियसली इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी, contributes 21.22 of world tea प्रोडक्शन एज ऑफ 2018। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टी का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये लिख के आ जाना। असम जो है इसमें से एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, 53.2% ऑफ द टोटल टी है, टी एरिया है वो असम का ही है। इंडिया रैंक सेकेंड, चाइना के बाद सबसे ज्यादा टी का जो एक्सपोर्ट है वो हम करते हैं एज पर 2018, ये आप याद रखेंगे। इंडिया का जो टी मार्केट है इट इज डिक्लाइनिंग, ये भी आप याद रखेंगे। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फॉलोड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया। आजादी के बाद हमने क्या किया एग्रीकल्चर को बढ़ाने में इंडिया में? तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट आप लिख के आ सकते हैं कि हमने सबसे पहले तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो इंडिपेंडेंस के पहले सबसिस्टेंस के लिए बस प्रोडक्शन कर रही थी मेजरली, कि भाई मैं उगा रहा हूं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। पार्टीशन के बाद क्या होता है, 1/3 ऑफ द इरिगेटेड लैंड जो इंडिया का था, अब वो इंडिया जब डिवाइड हुआ तो वो पाकिस्तान के रीजन्स में चला गया, तो हमारा बहुत सारा लैंड जा चुका था। तो हमने अब ये इंट्रोडक्शन था, हमने अब किया क्या उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने किया ये कि हमारा इमीडिएट गोल गवर्नमेंट का था फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाना। अब हमें कैश क्रॉप्स को कम करके फूड क्रॉप्स को प्रमोट करना था, ये पहला पॉइंट आप लिख के आएंगे। इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग हमने करने की कोशिश करी कि जो कल्टीवेटेड एरिया है जहाँ पे
ऑलरेडी हम कल्टीवेशन कर रहे हैं वहां पे हम इंटेंसिटी को ग्रो कर सके, प्रमोट कर सके। हमने कोशिश करी कल्टीवेबल एंड फैलो लैंड को अंडर कल्टीवेशन लेके आने की, बेसिकली एग्रीकल्चर को और एरियाज में प्रमोट करने की, लेकिन ऑब्वियसली ये एक सस्टेनेबल तरीका नहीं है। ज्यादा बेटर है कि हम प्रोडक्शन को बढ़ा पाए, इसलिए हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमारे वीट के, अब ये चीज याद रखना, वीट के जो HYV हमारे सीड्स थे वो आए थे मैक्सिको से और राइस वाले स्टार्ट हुए थे फिलीपींस में। तो बेसिकली ये जो अब HYV सीड्स आ रहे थे इनको हमने यूज किया। दे वर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिनके कारण हमारा यील्ड जो था, हमारा जो प्रोडक्शन था, इट इंक्रीज। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया ने इनका एडवांटेज लिया, इसके कारण बहुत फास्ट रेट में हमारा प्रोडक्शन बढ़ा। ये जो स्पर्ट मतलब होता है एकदम से कोई चीज अब ग्रो कर जाती है रैपिडली, उसको हम बोलते हैं स्पर्ट करना। तो ये जो इन सीड्स वगैरह का टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने अपने प्रोडक्शन को काफी बढ़ाया, उसको हम बोलते हैं हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन एक और चीज याद रखेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन था वो हर जगह पर उतने अच्छे से यूज नहीं हो पाया था। कुछ जगहों पे तो प्रोडक्शन हुआ था बट सिमिलर एडवांटेज हर जगह पर नहीं था। अब एग्रीकल्चर की हम बात करें तो मेन फोकस हमारा क्या था, हमारा फोकस था इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, की खाने के लिए हमें किसी और से इंपोर्ट ना करना पड़े। सेल्फ रिलायंस एक हेडिंग आप बना सकते हैं। अब वही चीज जो मैंने एक्सप्लेन करी कि रीजनल डिस्पैरिटीज थे हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के भी, जो टेक्नोलॉजीज आ रही थी उन सारी चीजों के। 1980s द प्लानिंग कमीशन जो हमारी थी वो फोकस कर रही थी रेन फेड एग्रीकल्चर के जो प्रॉब्लम्स थे उनके ऊपर। 1988, ये डेट्स आप याद रख सकते हैं, 88 एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग वाज स्टार्टेड इसी चीज के लिए कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं उनको हम, जो रीजनल डेवलपमेंट हो रहा है अलग अलग रीजन्स पे, जो अलग अलग लेवल्स पे हो रहा है, उसको हम बैलेंस आउट कर सके। मेन स्ट्रेस इस चीज पे दिया जा रहा था कि एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना है, मतलब कोई एक क्रॉप नहीं उगाना है, हमें हर एक चीज पे, डेयरी, पोल्ट्री, हॉर्टिकल्चर भी करना है, लाइफ स्टॉक रेयरिंग करना है, एक्वाकल्चर मतलब फिश वगैरह और बाकी जो पानी में हम वो करते हैं उनको भी हमें रेयर करना है। एंड जैसे ही हमारी लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज आई 1990s में, जब हमारी इकोनॉमी को थोड़ा फ्री अप, ओपन अप किया गया था, उसके बाद भी हमें इंडियन एग्रीकल्चर पे एक मैसिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। There has been a significant increase in agricultural output and improvement in technology during the last 50 years justify the statement। तो अब हमें आखिरी कुछ जो डेकेड है, बेसिकली जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का हमारा जो पूरा पीरियड रहा है, उसमें हमें कैसे प्रोडक्टिविटी देखने को मिली है, कैसे चेंजेस देखने को मिले हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला पॉइंट, प्रोडक्शन जो हमारा जो यील्ड ऑफ राइस एंड व्हीट है ये बहुत फास्ट रेट में बढ़ा है। और शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन का भी जो प्रोडक्शन है ये भी काफी ज्यादा बड़ा है। सबसे मेन रोल क्या है, इरिगेशन का एक्सपांशन। टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन था ना, तो इरिगेशन बहुत एक्सपांड हुआ है जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसके कारण हम HYV सीड्स भी यूज कर पाते हैं एंड बाकी चीजें भी हेल्प कर रही है, जैसे कि HYV सीड्स भी हमें हेल्प कर रहे हैं। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मशीन्स ने हमको बहुत ज्यादा हेल्प किया है। नेट इरिगेटेड जो एरिया इन द कंट्री है इसको हमने बढ़ाया है। मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज जो आई हैं उन्होंने कुछ रीजन्स में बहुत ज्यादा हेल्प हमें किया है, हालांकि अगेन रीजनल डिस्पैरिटीज हमें देखने को मिलती हैं। फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो यूज है, ये डिटेल आप याद रख सकते हैं कि मिड 1960s से बाद के पीरियड में हमें 15 टाइम का उसका प्रोडक्शन, उसका यूजेज देखने को मिला है। 15 टाइम्स हो गया है उसका यूजेज, तो ये एक पॉइंट लिख सकते हैं। एंड HYV सीड्स जो होते हैं वो पेस्ट प्रोन होते हैं, इसलिए यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स भी हमें करना पड़ा एंड हेंस इसका प्रोडक्शन ने भी हमारी एग्रीकल्चर को बचाने में हेल्प, हमारे एग्रीकल्चर को बेटर करने में हेल्प किया है। गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन इन द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, NMSA। तो NMSA का काम क्या है, एग्रीकल्चर को, फार्मिंग को बेटर बनाना, प्रॉफिटेबल बनाना, येट क्लाइमेट फ्रेंडली रखना। तो इसके लिए ऑब्वियसली हम वो मेथड्स यूज करते हैं जो सबसे पहले तो जो रीजन स्पेसिफिक मेथड होते हैं, कि भाई कोई ऐसा सूटेबल रीजन है जिसके लिए ऐसी क्रॉप लगाना चाहिए, तो हम उसी तरीके से हर एक रीजन में कौन से मेथड्स, कौन से फार्मिंग मेथड्स हैं, कौन से क्रॉप्स हैं वो सूट कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। इट हेल्प्स फार्मर सेव सॉइल एंड मॉइस्चर। इट
द गवर्नमेंट जो होती है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी प्रमोट इसके अंडर कर रही होती है एंड इसमें हमें जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स देखने को मिली है इसको आप याद रखना पड़ेगा आपको। इसका जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा आपको लिख के आना पड़ेगा। परंपरागत कृषि विकास योजना एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में। अगला क्वेश्चन है एक और ऐसा ही क्वेश्चन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन फार्मर्स पोर्टल ऑफ इंडिया। इसको एक बार सुन लो, आपको याद हो जाएगा, बेसिक डिटेल्स हैं। फार्मर्स पोर्टल ऑफ इंडिया क्या करता है? ये फार्मर पोर्टल की जो वेबसाइट है ये फार्मर्स को एग्रीकल्चर रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने का काम करती है। इंश्योरेंस हो गया या फिर क्रॉप स्टोरेज हो गया, सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फार्म मशीन्स की जो डिटेल्स हो गई ये प्रोवाइड करना, फर्टिलाइजर्स, मार्केट प्राइसेस, फार्मिंग मेथड्स, वेलफेयर स्कीम्स इनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, फर्टिलिटी, स्टोरेज, ट्रेनिंग, इंश्योरेंस, इन सारे की जो डिटेल्स वगैरह हैं वो इंटरैक्टिव मैप के थ्रू हमारे फार्मर्स तक पहुंचाने की इसकी वेबसाइट कोशिश करती है। फार्मर्स इसके थ्रू हैंडबुक्स एंड स्कीम गाइडलाइंस को भी यहाँ के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन करके आएंगे। एंड अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दो। Give a detailed explanation on the problems faced by Indian agriculture। एक बेसिक क्वेश्चन है और एक काफी बड़ा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो एक बार अच्छे से बैठो, इसको सुन लोगे तो पूरा ये याद हो जाएगा। मल्टीपल हेडिंग्स हम देखेंगे, आप चाहो तो इन हेडिंग्स का एक फ्लो चार्ट बना के रिवाइज करने के लिए लिख के अभी से रख सकते हो। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी इंट्रोडक्शन पार्ट बता रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स अक्सर रीजन स्पेसिफिक भी होती है कि यहाँ की प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ की है, यहाँ की अलग है, यहाँ की अलग है। तो पहली एक चीज तो ये यहाँ पे आप लिख के आ सकते हैं, लेकिन स्टिल कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो मेजर हिंड्रेंसेस है हमारे एग्रीकल्चर में। सबसे पहली हेडिंग है डिपेंडेंस ऑन इरेटिक मॉनसून। इरेटिक मतलब कि फिक्स्ड नहीं है ना, मॉनसून बहुत चेंजिंग है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस उसमें, कभी जल्दी आ गया, कभी लेट हो गया, कभी बहुत कम आया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। ओनली 33 सिर्फ पासिंग अमाउंट है एरिया हमारा दैट इज लैंड अंडर इरिगेशन। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी जो पूरा एरिया है इट डिपेंड्स ऑन रेनफॉल एंड हमें हर आंसर में हमने देखा ना, जहां पे इरिगेशन है वहां पे अच्छी प्रोडक्टिविटी है, जहां पे नहीं है वहां पे प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये हो गई। इरेटिक मॉनसून जो होते हैं वो क्रॉप प्रोडक्शन को बहुत इंपैक्ट करते हैं, कैनाल वाटर सप्लाई को इंपैक्ट करते हैं। कभी पानी रिवर्स में है ही नहीं, कभी बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती हैं। लो रेनफॉल जो एरियाज हैं, राजस्थान हो गए, यहाँ पे फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स आ जाते हैं। हाई रेनफॉल वाले एरियाज हैं वहां पे बाढ़ आ जाती है। और ड्रॉट्स एंड फ्लड्स को हम बोलते हैं द ट्विन प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ये एक बहुत मैसिव प्रॉब्लम है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान वैसे तो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं ये सारे, लेकिन यहाँ पे भी फ्लैश फ्लड्स मतलब एकदम से बहुत बारिश हो गई जिसके कारण बाढ़ आ गई। तो ये भी हमें देखने को मिला है 2006 में, 2017 में। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। तो ये जो पूरा हमारा टॉपिक था ये मॉनसून से रिलेटेड प्रॉब्लम वाला था। हो सकता है क्वेश्चन आपसे सिर्फ यही डिटेल पूछे तो सिर्फ यही लिख के आना, हो सकता है जो क्वेश्चन पूछे वो लो प्रोडक्टिविटी के बारे में बस पूछे तो सिर्फ ये लिख के आना। लेकिन जब लॉन्ग आंसर आएगा तो मल्टीपल पॉइंट्स आप अलग अलग हेडिंग के बना के आएंगे। अगली हेडिंग है हमारी लो प्रोडक्टिविटी। जो क्रॉप यील्ड इंडिया की है ये एज कंपेयर टू यूएसए हो गया, रशिया हो गया, जापान हो गया, इनके कंपैरिजन में हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी कम है। पहली चीज हो गई। लेबर प्रोडक्टिविटी एक मैसिव प्रॉब्लम है इंडिया में विच इज ऑल्सो वेरी लो। रेन फेड ड्राईलैंड्स जो है हमारे, जहाँ पे कोर्स सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं, यहाँ पे जो यील्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा लो हैं। कॉन्स्टेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंडेटनेस। अब दिक्कत एक ये भी है ना कि हमारे यहाँ पे अब मॉडर्न मशीनरी तो लेके आना है, लेकिन मॉडर्न मशीनरी हो गई, जो इनपुट्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, पेजेंट्स के पास नहीं होता इतना पैसा। तो जब नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादातर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट मनी नहीं है तो लोन लेंगे बैंक से, मनी लेंडर से। एंड अगर लोन ले लिया और क्रॉप फेलियर हो गया, मॉनसून डिपेंडेंट थे आप, आपने लोन ले लिया, क्रॉप फेलियर हो गया, तो आप इंडेटनेस के शिकार बन सकते हैं। लैक ऑफ
लैंड रिफॉर्म्स, इसका खुद का क्वेश्चन आ सकता है। लैंड रिफॉर्म की प्रॉब्लम के बारे में बताओ, तो क्या लिख के आओगे? इंडिया में जो लैंड है इट इज हाईली अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, पेजेंट्स वर एक्सप्लॉइटेड इन द पास्ट। ब्रिटिश पीरियड में अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपने कई चैप्टरों में, एक नहीं कई चैप्टरों में आपने पढ़ा है कि ब्रिटिश पीरियड में ये प्रॉब्लम थी, मुगल पीरियड में ये प्रॉब्लम थी। पूरे एराज आए ऐसे जहां पे पेजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। जमींदारी जो सिस्टम था ब्रिटिश रूल का, इट वाज अ वेरी एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम, ये लिख के आना ज्योग्राफी में भी। एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस जो लैंड रिफॉर्म्स थे हमने करने की तो कोशिश करी बट नेवर फुली इंप्लीमेंटेड विथ गुड रिजल्ट्स। अनइक्वल जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है आज भी एक मेजर प्रॉब्लम है, जिसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अब एक और प्रॉब्लम है स्मॉल फार्म साइज एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। अब हो ये रहा है ना कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, तो उनके पास बहुत लार्ज स्केल लैंड नहीं है, विच इज वेरी अनइकोनॉमिकल। अगर आपके पास बहुत बड़ा लैंड है तो आप इकोनॉमिकली वहां पे ज्यादा अच्छे से भी काम कर सकते हो, ज्यादा सस्ते में भी काम कर सकते हो, ज्यादा अच्छा आउटपुट जनरेट कर सकते हो। बट हमारे यहाँ पे ये दिक्कत है, एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है ये और भी ज्यादा श्रिंक करता जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा सर्ज करती जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लैंड इज फ्रेगमेंटेड, बहुत टुकड़ों में डिवाइडेड है, छोटे छोटे। हमने कोशिश करी कुछ जगहों पे कंसोलिडेशन करने की मल्टीपल फ्रेगमेंट्स को हम कंसोलिडेट कर सके, लेकिन ज्यादा अच्छे से ये भी कहीं इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। एंड हेंस स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड जो होल्डिंग्स है ये बहुत अनइकोनॉमिक है एंड हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। लैक ऑफ कमर्शियलाइजेशन, बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए ग्रो कर रहे हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो है वो सरप्लस उगा ही नहीं पा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो सिर्फ सस्टेनेंस के लिए उगा रहे हैं, तो ये एक चीज हो गई। जो फूड ग्रेन्स हैं ये फैमिली यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए उगाए जाते हैं। और जो मॉडर्नाइजेशन है, जो नए इक्विपमेंट्स हैं, इनका यूजेज बहुत लिमिटेड है, सिर्फ इरिगेटेड एरियाज में लिमिटेड है, और इरिगेटेड एरियाज भी कितने कम है, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। एंड एक क्रेजी प्रॉब्लम अंडर एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज। एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज मैसिव अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? मान लेते हैं मैं एम्प्लॉयड तो हूं लेकिन मेरे पास पूरे टाइम के लिए काम नहीं है, या फिर मैं बहुत अनस्किल्ड काम कर रहा हूं, तो ये प्रॉब्लम है अंडर एम्प्लॉयमेंट की। स्पेशली अनइरिगेटेड एरियाज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, भाई हमारे एग्रीकल्चर में 4 to 8 मंथ्स का ही काम है पूरे साल में, बाकी मंथ्स के बारे में क्या? क्रॉपिंग सीजन के टाइम पे भी पूरे टाइम काम अवेलेबल नहीं होता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पीपल इन एग्रीकल्चर कैन नॉट वर्क थ्रू आउट द ईयर, तो ये पूरे हमारे एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज हो गए। एंड लास्ट इशू हमारा डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा एक सीरियस प्रॉब्लम को पोज कर रहा है। फॉल्टी इरिगेशन के कारण, रॉन्ग एंड अनएजुकेटेड फार्मिंग मेथड्स के कारण ये चीज हो सकती है। इरिगेटेड एरियाज में आपके सामने सेलिनेशन, एल्कनाइजेशन या फिर वाटर लॉगिंग जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। एक्सेस यूज ऑफ केमिकल्स इज अ वेरी हार्मफुल थिंग। पेस्टिसाइड्स का एक्सेस जो यूजेज है वो सॉइल को टॉक्सिक बना सकता है। लेग्यूम्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है। लैंड को फैलो खाली भी कम छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण अगेन जो नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी है ये भी हरास होती है। एंड जो रेनफेड एरियाज है यहाँ पे सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम है, बाय वाटर, बाय विंड एंड वर्स बाय ह्यूमंस। तो ये पूरी जो प्रॉब्लम थी वो डिग्रेडेशन रिलेटेड इश्यूज थे। एंड एज द नोट सजेस्ट कि जो पूरा टॉपिक है ये खुद से आ सकता है, ये सारे टॉपिक्स ऐसे अलग अलग आ सकते हैं। एंड इसी के साथ हमारा जो ये पूरा चैप्टर है वो खत्म होता है। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ, देव टेंगुरिया, लव यू। ऐसे भी बना सकता था मैं वीडियो, बट मैंने सोचा नहीं, कॉन्ट्रास्ट आएगा इससे, व्हाइट एंड ब्लैक। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।